बात करने वाले हैं क्लास 11th सर्कल का लेक्चर नंबर 10। तो देखें लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने फैमिली ऑफ सर्कल पढ़ लिया था। इक्वेशन ऑफ कार्ड व्हेन मिड पॉइंट ऑफ कार्ड आर गिवन। उसके आगे हम लोग अब बात करेंगे आज इस लेक्चर में कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात करेंगे और बात करेंगे टू सर्कल पे कितने कॉमन टेंजेंट हो सकते हैं और एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल निकालेंगे इसमें। तो आज हम बात पहला करेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा यार? सर्कल हैविंग सेम सेंटर। तो आप क्या लिखोगे? सर्कल्स हैविंग सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई या डिफरेंट रेडियस। सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियस। ठीक, क्या होता है? सर्कल जिसका सेंटर सेम हो और रेडियस क्या हो? डिफरेंट हो, तो उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे देखिए अगर हम बात करें, ये आपका ये मान लीजिए कोई सर्कल है 0,0 उसका सेंटर है, तो ये ऐसे भी हो सकता है सेंटर 0,0, इस तरह से भी हो सकता है सेंटर 0,0, बस रेडियस बदल रही है, सेंटर क्या है वही है। अगर हम बात करें दोबारा, ये ऐसे भी हो सकता है। तो इस तरह से आपको क्या देखने को मिल रहा है? मान लीजिए इस वाले का रेडियस R1 है, इस वाले का R2 है और इस वाले का R3 है। तो आपको क्या देखने को मिला यहाँ पे ये मिल रहा है कि इस सर्कल का सेंटर तो क्या है? सारे सर्कल जितने यहाँ पे हैं, 3 सर्कल हमने ड्रा किया है, तीनों का रेडियस तो क्या है? अलग अलग है, बट सेंटर क्या है? सेम है। तो ये क्या होंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे। तो देखें, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल कैसे पता चलेगा बिना मतलब सेंटर वो निकाले? तो देखें इस तरह से पता चलेगा। अगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल होंगे तो उनका इक्वेशन इस तरह लिखा रहेगा, कुछ इस तरह। जैसे मान लीजिए पहला सर्कल लिखा है अगर x² + y² + 2gx + 2fy + c1 लिख लीजिए, c1 = 0। दूसरा होगा x² + y² + 2gx + 2fy + c2 = 0। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे ये दिख रहा है, ये 2 सर्कल हैं, दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, क्योंकि इसका भी सेंटर क्या है? -g-f। इसका भी सेंटर क्या है? -g-f। और अगर बात करें कांस्टेंट टर्म क्या है? डिफरेंट है, तो रेडियस डिफरेंट आएगी। तो इस तरह से अगर 2 सर्कल कॉन्सेंट्रिक होंगे तो उनका खाली कांस्टेंट टर्म का जो पार्ट है ये वाला, ये क्या होगा? ये आपका डिफरेंट होगा और सारी चीज़ें क्या होंगी? सेम होंगी। ठीक है, तो देखें सर्कल में अगर मान लीजिए 2 सर्कल दिया है, पहले इसको यहाँ अगर कुछ मान लीजिए यहाँ पे 2 दिया है, 2 दिया है, तो दोनों में 2 होगा तभी सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। तो 2 से डिवाइड करके इस फॉर्म में लाके तो कंपेयर करेंगे। अगर इतना पार्ट देखिए दोनों में सेम है तो वो क्या है? कॉन्सेंट्रिक है। ठीक है, तो इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे आ चुके हैं जेईई मेंस में, उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या हुआ? जिसका सेंटर क्या होता है? सेम होता है, रेडियस डिफरेंट होता है। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका है जेईई मेंस में, उसकी बात कर रहे हैं हम। सही है इसमें। इफ क्वेश्चन है, इफ -3,2 लाई on the circle x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, which is concentric with the circle x²
प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y माइनस 5 इक्वल टू 0, देन सी इज देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है इसमें ये कह रहा है अगर पॉइंट इतना -2, 3 लाई कर रहा है किस पे, लाई ऑन द सर्कल कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 विच इज कॉन्सेंट्रिक विद सर्कल दिस, यानी ये वाला सर्कल जो है इसको S1 मान लें, इसको S2, तो S1 क्या है, S2 के कॉन्सेंट्रिक है। तो अभी हमने क्या देखा, अगर कॉन्सेंट्रिक है तो ये इतना पोर्शन इसका और इतना पोर्शन इसका क्या होगा, सेम होगा। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखे थे, तीन देखे थे, खाली कांस्टेंट टर्म डिफरेंट होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, S1 को इस तरह लिख सकते हैं, कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, देखिए यहाँ क्या था 2gx था, सुनिए यहाँ पे 2gx था, तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक हैं, तो ये वाली वैल्यू यानी 2g की वैल्यू कितनी होगी, 6 होगी, और 2fy की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, तभी तो ये कॉन्सेंट्रिक होगा। g और f की वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लो, अगर दिक्कत हो तो g की वैल्यू निकालोगे, कितना आएगा 3/2 रखेंगे g की वैल्यू यहाँ पे, अरे सॉरी 6/2 3 आएगा, यहाँ 3 रखेंगे 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये वाला सर्कल जो S1 क्या हो जाएगा 6x प्लस 8y, और इसका कांस्टेंट c है तो वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, इक्वल टू 0। अब देखिए ये पॉइंट कहाँ लाई कर रहा था, ये पॉइंट इसी सर्कल पे लाई कर रहा था, इस वाले पे। तो पॉइंट को लाई करा के वैल्यू निकाल लेंगे किसका, c का, तो लाई कराएं पॉइंट को, -3 रखेंगे तो ये प्लस का 9, देखिए -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 2 का स्क्वायर प्लस का 4, 6 इंटू माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 8 इंटू वाई कितना होगा 2, प्लस c इक्वल टू 0, ये कितना हो गया 9 प्लस 4, देखिए 9 प्लस 4 13 हो गया, ये हो गया आपका 18 और ये हो गया आपका 16 प्लस c इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 29 में यहाँ इसमें माइनस कर देंगे तो 11, यानी 11 प्लस c इक्वल टू 0 क्या होगा, 11 प्लस c इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू माइनस का 11। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया है इसमें वो वाला सही है, c इक्वल टू माइनस का 11। तो ये देखिए ऑप्शन जो है सही है, ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन है, c इक्वल टू माइनस का 11 आएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये दोनों कॉन्सेंट्रिक थी, तो इतना पोर्शन को सेम करा के c की वैल्यू निकाल लिया, उसमें दिया था कि पॉइंट वो जो है उस पर लाई कर रहा है, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक की बात करेंगे, कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल, कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। देखिए दो सर्कल हों तो कितने कॉमन टेंजेंट ड्रा किए जा सकते हैं वो देखा जाएगा। कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल दिख रहा है, कॉमन टेंजेंट ऑफ टू सर्कल। पहला केस है, देखिए हम लोग डिफरेंट केस में कॉमन टेंजेंट की बात करेंगे। तो पहला केस है व्हेन सर्कल आर नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच, व्हेन सर्कल आर नाइदर इंटरसेक्ट नॉर टच, नॉर टचिंग, मतलब क्या हुआ, सर्कल ऐसा है ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही टच कर रहा है, उस केस में कितना टेंजेंट पॉसिबल है। तो देखें क्या केस बनेगा उसमें, ये देखिए, तो सर्कल ना इंटरसेक्ट करेगा ना टच करेगा, तो ये कहाँ होगा, ये थोड़ा सा दूर पे होगा, क्यों, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है ना ही टच कर रहा। तो इस केस में देखेंगे कितना टेंजेंट पॉसिबल है। तो देखें ऐसे केसों में क्या होता है, एक देखिए इस तरह से टेंजेंट इस पे ड्रा किया जा सकता है, कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ये कैसे ड्रा किया, ये इस पे एक इस तरह से, ठीक है, ये हो गया। तो इस वाले टेंजेंट जो ऐसे ड्रा की जाती है इनका नाम होता है कौन सा टेंजेंट, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ये क्या है, ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स टेजेंट। तो कितने हो गए, 2 ट्रांसवर्स हो गए। अब एक यहाँ पे कोई एक्सटर्नल पॉइंट ले लिया जाए, एक्सटर्नल पॉइंट से टेजेंट ड्रा कर सकते हैं एक। तो देखिए ये ऐसे टेजेंट जाएगा जो दोनों को क्या करेगा, वहाँ कहीं पॉइंट होगा। एक यहाँ भी ऐसे इस पे भी जा सकता है, इस तरह से वहीं पे देखिए। तो ये क्या हो गया, कोई पॉइंट P हो गया जहाँ से हम लोग इस पे टेजेंट ड्रा करेंगे। तो इसे बोलते हैं कौन सा टेजेंट, डायरेक्ट टेजेंट। ये कौन सा टेजेंट है, डायरेक्ट टेजेंट, डायरेक्ट टेजेंट। तो इस तरह से देखिए, अगर हम मान लेते हैं इसका सेंटर C1 है, इसका C2 है, इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है। तो हम लोगों ने क्या पहले यहाँ देखा, इस केस में 4 टेजेंट पॉसिबल है, 4 टेजेंट। 2 देखिए, इसमें पहला 2 क्या है आपका, 2 है ट्रांसवर्स, 2 ट्रांसवर्स है, और 2 क्या है, डायरेक्ट टेजेंट। 2 ट्रांसवर्स है, 2 डायरेक्ट है, ठीक है। जो ये वाला टेजेंट है जो बाहर से ड्रा की गई है, ये डायरेक्ट है, और ये दोनों ट्रांसवर्स है। इस केस में 4 टेजेंट पॉसिबल है। और क्या होगा इसमें कंडीशन, C1 C2 मतलब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा, ग्रेटर देन सम ऑफ रेडियस। देखिए मॉड ले लिया जाए या ना लिया, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला तो हमेशा क्या आएगा, प्लस प्लस ही आएगा, चाहे हम मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ। तो यानी C1 C2 सेंटर के बीच का लगा सकते हो, सेंटर के बीच का डिस्टेंस का मॉड इज हमेशा बड़ा होगा किससे, रेडियस के सम से। तो इस केस में क्या होगा, ये आएगा आपका सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो होगा रेडियस के सम से ज़्यादा आएगा। तो 2 सर्कल क्या करेंगे, ना इंटरसेक्ट करेंगे ना टच करेंगे। और इस केस में देखिए क्या आएगा, क्वेश्चन सुनिए क्या आएगा। आपको सर्कल दिया जाएगा, पूछेगा कि 2 कॉमन टेजेंट है, 3 कॉमन टेजेंट है, 9 कॉमन टेजेंट है, इस तरह से। तो अगर ये कंडीशन बन रही है, इसका मतलब सर्कल जो है, 2 सर्कल हैं, ना ही वो क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ना ही इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो उस केस में 4 कॉमन टेजेंट पॉसिबल होगा, 2 डायरेक्ट होगा और 2 ट्रांसवर्स होगा, और एक कंडीशन आएगी, ठीक है। तो अब दूसरा सेकंड केस देखेंगे हम। पहले केस में आपने देख लिया 4 टेजेंट पॉसिबल थे। अब होगा दूसरा केस हमारा, व्हेन सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली। सर्कल में 2 सर्कल होंगे, व्हेन सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली टच कर रहा है। तो क्या होगा, देखिए 2 सर्कल हैं एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक सर्कल आपका ये हो गया और एक सर्कल छोटा सा बना लिया जाए, चाहे बड़ा सा ही बना सकते हो। तो छोटा सा बना लेते हैं, यहाँ पे ये एक सर्कल ये हो गया। दोनों क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तब देखते हैं कितने कॉमन टेजेंट पॉसिबल हैं। ये इसका C1 है, इसका सेंटर C2 है। तो देखें इस पे कितना एक्सटर्नल टेजेंट पॉसिबल है। एक तो देखिए यहाँ पे एक टेजेंट आएगा जो क्या होगा, एक ट्रांसवर्स होगा। और एक पॉइंट हम कहीं बाहर ले लेंगे तो ये एक ऐसे टेजेंट जाएगा, इस तरह से कहीं पॉइंट होगी, और इसी से यहाँ भी एक जाएगा उस पॉइंट पे। ये पॉइंट मान लें P, ये क्या है, डायरेक्ट टेजेंट है, ये डायरेक्ट है। और ये क्या है, ट्रांसवर्स है। तो अगर हम बात करें इसकी डायरेक्ट टेजेंट की, ये डायरेक्ट है, डायरेक्ट टेजेंट, और ये क्या है आपका, ट्रांसवर्स टेजेंट। तो देखिए इसमें क्या क्या हुआ, यहाँ पे इसकी रेडियस मान लीजिए R1 है, इसकी रेडियस यहाँ पे R2 है। तो क्या होगा, पहली बात यहाँ पे 3 टेजेंट पॉसिबल है, 3 टेजेंट, जैसा आपको दिख रहा है 3 टेजेंट। 2 डायरेक्ट है और एक क्या है, ट्रांसवर्स है। 2 डायरेक्ट एक ट्रांसवर्स है। और अगर बात करें इनके बीच का, वो यार इनका कंडीशन क्या निकल के आएगा, कंडीशन ये निकल के आएगा सेंटर का बीच का डिस्टेंस, यानी C1 C2 का मॉड ले लो या ना लो, क्योंकि प्लस ही आएगा, और इक्वल टू किसके होगा, R1 प्लस R2 के। देखिए
R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। भाई सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर D भी मान लिया जाता तो ये जो D आएगा R1 प्लस R2 क्या होगा, इक्वल होगा। अरे यार देखो हम लोग C1 C2 लिख रहे हैं, C1 C2 का मतलब क्या हुआ, अगर ये डिस्टेंस D होता है D तो क्या आएगा, D इक्वल टू R1 प्लस R2, सेंटर के बीच का डिस्टेंस रेडियस के सम के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो सर्कल क्या करेगी, एक्सटर्नली टच करेगी। और उस केस में कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं, उस केस में 3 टेंजेंट पॉसिबल हैं, 2 डायरेक्ट है और एक वो है क्या बोलते हैं ट्रांसवर्स। अगला देखते हैं क्या होगा इसमें, तीसरा हमारा है व्हेन सर्कल आर टच इंटरनली, लिख लीजिए इंटरनली टच करें, इंटरनली व्हेन सर्कल आर टच इंटरनली। अगर सर्कल इंटरनली टच कर रहा है तब क्या कंडीशन होगा, देखिए इस तरह से एक सर्कल ये हो गया, इंटरनली टच करने का मतलब ये सर्कल क्या कर रहा है, इंटरनली टच कर रहा है। तो एक का देखिए, इसमें एक का छोटे वाले का रेडियस मान लेते हैं क्या है, R2 है, और इसका मान लेते हैं क्या है, R1 है। इसका सेंटर C1 है, इसका C2 है, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर को क्या मान लें, D मान लें। ध्यान से देखने वाली बात है यहाँ पे। तो क्या कंडीशन आएगी यार, अगर सर्कल टच कर रहा हो क्या इंटरनली, तो देखिए यहाँ पे सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो आएगा वो क्या आएगा, रेडियस के सम से कम आएगा। क्यों, देखिए खुद ये यार देखो, अगर हम बात करें ऐसे यहाँ से ले लें तो ये यहाँ तक क्या है R1 है, और यहाँ तक क्या है R2 है, यहाँ तक क्या है R2 है, ठीक है। तो पहली बात सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस आएगा इसके बीच, वो रेडियस के सम से तो कम ही होगा। तो किसके इक्वल होगा, रेडियस के डिफरेंट के इक्वल होगा कि क्या होगा। देखिए कैसे कैसे, अरे यार यहाँ तक ये देखो, यहाँ तक हमारा क्या हो गया, अगर हम बात करें दूसरा फिगर बना के बता रहे हैं, देखिए ये है ऐसे, ये टच कर रहा है तो यहाँ तक देखो इसका सेंटर ये है, तो ये एक डिस्टेंस होगी, यहाँ तक क्या होगी, ये D होगी। देखिए यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी, सेंटर के बीच का D होगी। और ये पूरा अगर हम यहाँ तक बात करें, यहाँ तक ये क्या है आपका R1, कहाँ तक, यहाँ तक ये R1 है, और यहाँ क्या है, यहाँ तक कि ये R2 है, R2। तो D क्या आएगा, अगर देखा जाए D किसके इक्वल आएगा, देखिए ध्यान से D किसके इक्वल आएगा। अगर R1 में से R2 को माइनस कर दिया जाए, जो बड़ा वाला है माने R1 बड़ा है, R2 को माइनस कर दिया जाए तो D के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे केस क्या बनेगा यार, यहाँ केस ये बनेगा, जो सेंटर के बीच का डिफरेंस यानी C1 C2, सेंटर के बीच का डिस्टेंस यानी दिस क्या होगा, इक्वल होगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2, मतलब जिसका बड़ा होगा उसमें से माइनस कर, रेडियस के डिफरेंस के इक्वल होगा। तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस को D से डिनोट करते हैं, तो D किसके होगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2। मॉड लगाने का मतलब है निगेटिव वैल्यू लेंगे नहीं, जो ज़्यादा होगा उसमें से माइनस करेंगे तो दोनों के डिफरेंस में आ जाएगा। ये हो गया। इसमें कितने टेंजेंट पॉसिबल हैं यार, कॉमन ओनली 1 टेंजेंट पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि ये कहीं टेंजेंट यहाँ से जाएगी ऐसे, ये दिस इस तरह से, इस केस में क्या है, ओनली 1 टेंजेंट, 1 टेंजेंट लिख सकते हैं, 1 टेंजेंट और पॉसिबल। 1 कौन सा टेंजेंट, 1 कॉमन टेंजेंट। जो भी टेंजेंट यहाँ बोल रहे हैं वो कॉमन टेंजेंट की बात हो रही है, क्योंकि दोनों सर्कल पे उसको क्या होना चाहिए, दोनों सर्कल को टच करना चाहिए, ठीक। अगला केस क्या हो जाएगा, हम लोगों ने पढ़ लिया 3 केस। जब 2 सर्कल, व्हेन 2 सर्कल आर इंटरसेक्टिंग, व्हेन 2 सर्कल आर इंटरसेक्टिंग, तब क्या केस बनेगा, ये हमारा आ गया। अगला चौथा है केस चौथा, व्हेन 2 सर्कल आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो क्या केस बनेगा। देखिए एक सर्कल हमने ये बना लिया, और दूसरा सर्कल यार एक मिनट ये बना लेते हैं, जो इंटरसेक्ट करवा देंगे इस तरह से तो ये इसमें कितने कॉमन टेंजेंट पॉसिबल हैं। तो देखिए यहाँ से कोई टेंजेंट तो जाएगा नहीं इस तरह से बीच में, तो क्या होगा, कोई एक्सटर्नल पॉइंट होगा, उसी से एक टेंजेंट यहाँ चला जाएगा इधर से, और एक ऐसे यहाँ चला जाएगा।
तो इस केस में क्या हो रहा है, दो डायरेक्ट एजेंट, इसमें दो डायरेक्ट एजेंट क्या है पॉसिबल हैं, कौन कौन। अगर मान लो इसका नाम देना चाहो या तो नाम दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ए और बी, नाम से कोई मतलब यहाँ नहीं जाना होने वाला है। ये C1 है और ये क्या है C2 है, और R1 R2 को पता है इसका रेडियस क्या है R1 है और इसकी रेडियस क्या है R2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम D मान लें, सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो इंटरसेक्ट करेगी तो क्या होगा, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा रेडियस के सम से क्या आएगा, कम आएगा। बाई इंटरसेक्ट कर रही है, देखिए सेंटर का बीच का डिस्टेंस ये है और रेडियस का सम करेंगे तो ज़्यादा आएगा ही। तो क्या होगा यहाँ पे C1 C2 इट्स मतलब क्या, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर क्या होगा, लेस देन होगा, मॉड में लगा रहे हैं R1 + R2, मॉड लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है लेकिन लगा सकते हो, मॉड में मैग्नीट्यूड लेंगे। तो यानी अगर हम सेंटर के बीच के डिस्टेंस को D माने हैं, D तो D माने हैं तो D इक्वल टू क्या होगा, D लेस देन क्या होगा R1 + R2, यानी R1 + R2 ज़्यादा होगा। मॉड लगा सकते हो, उसे प्लस में ही लेंगे तो मॉड की कोई ज़रूरत नहीं, लगा भी सकते हो। और हम बात करें किसके, टेजेंट कितने पॉसिबल हैं, कितने कॉमन टेजेंट, तो टू कॉमन टेजेंट, टू कॉमन टेजेंट और पॉसिबल, टू कॉमन टेजेंट और पॉसिबल, ठीक है। इसमें कितने कॉमन टेजेंट पॉसिबल हैं, दो कॉमन टेजेंट है। तो इस केस में अगर क्या है, रेडियस का सम उससे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ज़्यादा आएगा तो सर्कल इंटरसेक्ट करेंगे, और इस केस में दो डायरेक्ट कॉमन टेजेंट पॉसिबल होंगे। अगला जो हमारा आएगा इसमें पांचवा केस क्या हो सकता है इसका, when सर्कल्स, मतलब वही टू सर्कल्स, when टू सर्कल्स आर कॉन्सेंट्रिक, मतलब ना इंटरसेक्ट करें ना ही एक्सटर्नली इंटरनली टच करे, या लिख सकते हैं when वन सर्कल लाई इनसाइड अदर सर्कल, लाई इनसाइड अदर सर्कल, मतलब इस तरह कंडीशन कह रहा है। अब देखिए कॉन्सेंट्रिक लिख दिया सबसे बढ़िया है, कोई मतलब उसका सेंटर सेम हो, सेंटर सेम ना हो तो भी ऐसा ही, सेंटर ना सेम हो तो भी ऐसा केस आएगा। तो ये भी लिख सकते हो, ऐसा केस बन सकता है, इसका सेंटर भी नहीं सेम है और क्या कर रहा है, कोई टच भी नहीं कर रहा, कोई कॉमन टेजेंट पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं when टू सर्कल आर कॉन्सेंट्रिक, या when वन सर्कल, मतलब टू सर्कल आर कॉन्सेंट्रिक, या when वन सर्कल लाई इनसाइड अदर, दूसरे के अंदर लाई करे तब क्या होगा, या कॉन्सेंट्रिक है, देखिए अगर कॉन्सेंट्रिक होगा तब क्या मतलब हुआ, और दूसरे के अंदर लाई किया उसका मतलब क्या होगा। देखिए अगर कॉन्सेंट्रिक हो रहा है तो ऐसे देखिए, एक सर्कल हमने ये बना दिया और दूसरा सर्कल जो बना दिया गया ये बना दिया गया, दोनों सर्कल कॉन्सेंट्रिक है, रेडियस इसका मान लीजिए R1 है और इसका रेडियस मान लीजिए R2 है, तो कोई कॉमन टेजेंट पॉसिबल है नहीं, नो कॉमन टेजेंट, नो एनी कॉमन टेजेंट, नो एनी कॉमन टेजेंट, कोई कॉमन टेजेंट पॉसिबल नहीं है, इस पे कोई कॉमन टेजेंट पॉसिबल नहीं है। और देखिए अगर ये कॉन्सेंट्रिक होगा तब तो सेंटर का बीच का डिस्टेंस क्या 0 आ जाएगा, लेकिन यही देखिए कॉन्सेंट्रिक ना होके इस तरह होता, देखिए इसमें भी कोई टेजेंट पॉसिबल नहीं है। और अगर बात करें, ये देखिए कॉन्सेंट्रिक नहीं है, इसका सेंटर मान लीजिए C1 है, दूसरा सर्कल है इसी तरह से ऐसे है, एक सेकेंड, ये देखिए कोई बात नहीं है, इसमें ऐसे ही सर्कल बना लीजिए। ये देखिए इसका बड़े सेंटर C1 है, इसका सेंटर कहीं यहाँ है C2 है, कॉन्सेंट्रिक नहीं है, और बड़े वाले की रेडियस आपको पता है क्या है R1, छोटे वाले रेडियस क्या है R2। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ भी केस क्या बनेगा, एक दूसरे के अंदर लाई करेगा, और आपको पता है यहाँ पे जो केस क्या बनना चाहिए, एक दूसरे के अंदर लाई कर रहा है तो सेंटर की बीच की जो डिस्टेंस होगी, सेंटर के बीच के डिस्टेंस, यहाँ देख लीजिए ये एक आपका बड़ा सर्कल है C1 जिसका सेंटर है, दूसरा सर्कल है यहाँ
C2 जिसका सेंटर है, तो इसका रेडियस देखिए, इसका रेडियस अगर बात करें ऐसे यहाँ तक का R1 है और इसकी रेडियस क्या है यहाँ तक की R2 है। तो इसमें देखिए क्या होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए कि रेडियस के डिफरेंस सम की बात अगर कर रहे हैं तो सम से तो कम आएगा ही, लेकिन यार यहाँ पे जो लिखना है आपको किस तरह लिखना है, ये पूरा R1 है और यहाँ तक की R2 है, तो जो ये सेंटर के बीच की डिस्टेंस यानी C1 C2 आएगी वो रेडियस के मॉड ऑफ रेडियस मॉड कर लीजिए, मॉड रेडियस के डिफरेंस के क्या आएगी, कम आएगी, रेडियस के डिफरेंस से कम आएगी। अगर सेंटर के बीच का डिस्टेंस हम d से डिनोट करते हैं, d तो d लेस देन R1 माइनस R2 का मॉड, ये कंडीशन यहाँ पे बनेगा। कब, जब दो सर्कल क्या करेंगे, जब दो सर्कल टच करेंगे, कैसे, सॉरी टच नहीं करेंगे, कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं पॉसिबल होगा, तो उस केस में ये आएगा कंडीशन d इक्वल टू d लेस देन R1 माइनस R2 का होल मॉड। तो ये कंडीशन हम लोग 5 पे पढ़ लिए, देख लिया कि नंबर ऑफ टेंजेंट किस केस में कितना बन रहा है और क्या कंडीशन होगी, तो किस तरह हम पता करेंगे कि कितने कॉमन टेंजेंट होंगे, सर्कल कितने पॉइंट पे मतलब टच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब होंगे। तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन है, इस पे भी आया हुआ है, इसमें है जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। इसमें ऐसे दिया हुआ है, क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट बोला है, स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट टू सर्कल पहला दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 10y प्लस 41 इक्वल टू 0। दूसरा दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 22x माइनस 10y प्लस 137 इक्वल टू 0। ये देखिए दो सर्कल, और इसमें देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया है, करेक्ट आप स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, तो मैं ऑप्शन पढ़ दे रहा हूँ। पहला दिया हुआ है सर्कल हैविंग सेम सेंटर, कह रहा है सर्कल जिन दोनों का सेम सेंटर है, सर्कल हैव नो मीटिंग पॉइंट, सर्कल हैव ओनली वन मीटिंग पॉइंट, सर्कल हैव टू मीटिंग पॉइंट, मतलब ओनली वन मीटिंग पॉइंट, टू मीटिंग पॉइंट, नो मीटिंग पॉइंट, सेम सेंटर, इस तरह का इसमें ऑप्शन दे रखा है। तो देखिए इसमें बहुत आसानी से पहले क्या निकाल लें, सेंटर और रेडियस। तो इस सर्कल को मान लेते हैं, पहला है S1, इसको मान लेते हैं S2। तो S1 की रेडियस और सेंटर की बात करेंगे, सेंटर और यहाँ लिखेंगे रेडियस, तब पता चलेगा क्या कंडीशन बनेगी। पहले का सेंटर देखिए, सेंटर निकाल ले तो पता तुरंत आएगा आपको, माइनस जी माइनस एफ, तो यहाँ जी की वैल्यू क्या होगी, एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2, तो -5 होगा, तो यहाँ क्या लिख लेंगे +5, क्योंकि माइनस जी माइनस एफ होता है। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी वही हाल है, एफ की वैल्यू तो यहाँ भी 5 आ जाएगा। और रेडियस की बात करेंगे, आर इक्वल टू क्या जी स्क्वायर एफ स्क्वायर, अरे यार इसकी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें तो जल्दी से निकाल ही सकते हो यार। तो जी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस का सी मतलब 41। तो देखिए ये क्या आ गया, 50 माइनस 41 कितना आया 9, 9 का मतलब कितना आया 3। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब बात करें हम S2 सर्कल की बात करें यार, तो सेंटर इसका क्या होगा, देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे तो जी की वैल्यू आएगी -11 और माइनस जी माइनस एफ होता है तो प्लस का 11, पता है ना एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 जी आ जाता है। तो जी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है माइनस का 11 और सेंटर क्या होता है माइनस जी माइनस एफ, तो माइनस जी करोगे प्लस हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 2 तो एफ की वैल्यू कितनी आई -5, तो यहाँ लिखेंगे क्या +5। और ये ds कैसे निकालेंगे यार, इसका स्क्वायर कितना होगा 121, फिर उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 और उसके बाद यहाँ पे 137, तो इसको ऐड करेंगे 121 25 तो कितना आ गया 146 माइनस 137, तो यहाँ से देखिए ये आएगा 16 7 9 आएगा और यहाँ पे खत्म, यानी ये भी यहाँ पे 9 यानी कितना आ रहा है, ये भी 3 आ रहा है। अब सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल के चेक करें, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालें, d मान लेते हैं तो क्या होगा
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी ये 0 आ जाएगा। ये कितना आएगा 11 में से 5 निकाल दो, 11 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा 6, तो 6 का स्क्वायर कितना आ गया 6। तो यानी क्या दिख रहा है, अगर आपको ये सेंटर C1 C2 माना जाए तो यहाँ क्या आ रहा है, C1 C2 जो आ रहा है 6, और R1 प्लस R2 भी क्या आ रहा है 3 प्लस 3, यानी कितना आ रहा है 6। तो इसका मतलब क्या हुआ यार कि सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है रेडियस के सम के क्या आ रही है इक्वल, यानी सर्कल किस तरह होगा, इस तरह से होगा। एक पॉइंट पे क्या कर रहा होगा, एक पॉइंट पे टच कर रहा होगा। तो कह रहा है मीटिंग वन पॉइंट, मीटिंग नो पॉइंट, तो क्या लिखेंगे मीटिंग ओनली वन पॉइंट, ये लिख सकते हैं। आपका यही सही है, मीटिंग वन पॉइंट, इस तरह का जो स्टेटमेंट है वही सही है। अरे इस तरह से अगर टच कर रही है तो एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है, टेजेंट ऐसे ना होता है। तो मीटिंग ओनली वन पॉइंट जो होगा आपका वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखिए इस तरह से इसमें भी ऐसे क्वेश्चन आता रहता है। अब देखिए हम बात करेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। अगर दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे, उसकी बात करने जा रहे हैं। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, एंगल दिख रहा था यार, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स। तो क्या होगा, देखिए दो सर्कल अगर इंटरसेक्ट करें तो कैसे निकालेंगे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, क्या होता है यार। देखो ये हो गया एक सर्कल, और दूसरा सर्कल जो है मान लीजिए, बना लीजिए आप इस तरह से। तो जो इनका ये मान लीजिए सेंटर ये C1 है, ये सेंटर C2 है। तो यहाँ से हम लोग मिला लेते हैं ये लाइन, और यहाँ से मिला लेते हैं ये लाइन, और ये इसके बीच की डिस्टेंस को D मान लेते हैं से, और ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। ये मान लेते हैं कि पॉइंट P पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये एंगल जो हमारा है ये वाला, इनके बीच देखिए ये बन रहा है जो, इसको देखिए लाइन जो ड्रा की गई है इस पर टेजेंट की तरह होगा इस तरह से। ये लाइन जो सेंटर से मिलाया जा रहा है ये ऐसे इस पर टेजेंट की तरह जाएगा इस वाले सर्कल पे, और उस तरह उस पर भी ऐसे जाएगा। तो ये जो एंगल बन रहा है अल्फ़ा या थीटा, थीटा ले सकते हो या अल्फ़ा ले सकते हो, थीटा ले लिए। तो उसी थीटा को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए ये ध्यान से देखिएगा, ये लाइन ऐसे गई है टच करते हुए, ये ऐसे गई है, ये क्या है आपका एंगल थीटा है। तो इसी थीटा को क्या करना है यार, इसी थीटा को निकालना है। तो इस थीटा को निकालने के लिए क्या किया जाएगा, देखिए इस थीटा को निकालने के लिए पहले आपको एक चीज़ बता दें, ट्रिग्नोमेट्रिक में कोसाइन एक फार्मूला होता है। अगर ये ट्रायंगल देखिए ABC है, ये A है, ये B है, ये C है, तो इसके साइड की, ये इसके जस्ट अपोजिट साइड की लेंथ A हो, इसके अपोजिट C हो, इसके B हो, तो कॉस A अगर लेंगे, कॉस A ले रहे हो, कॉस A मतलब ये वाला एंगल, तो जानते क्या होता है, देखिए यहाँ पे होता है C² प्लस B² माइनस A² अपान 2BC। ध्यान से देखिए ये कोसाइन का फार्मूला है, वही लगाएंगे। यहाँ थोड़ा सा समझना है यार, अगर हम बात करें कि ये एंगल निकालना होता है तो देखो जो एंगल निकालना होता है उसके अपोजिट साइड को क्या रखते हैं, माइनस में। देखिए ABC तीनों लाया गया है, C को प्लस में लिया गया, B को प्लस में लिया गया, A को माइनस में क्यों लिया जाएगा। जो एंगल निकालना होगा उसके सामने वाली साइड को क्या लेंगे, निगेटिव, तो इसीलिए इसको क्या ले लिया गया है, निगेटिव। और नीचे क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ जो पॉजिटिव लिया गया है। जैसे मान लो अगर C निकालना होता, कॉस C निकालना होता तो क्या होता, अब इसके सामने वाली माइनस में लेंगे, ये दोनों क्या लेंगे प्लस में, तो क्या होगा A² प्लस B² माइनस C² अपान जो प्लस में है उसको 2 टाइम्स ऑफ AB या B, ये खत्म। ये आपका क्या आ गया, C हो गया। तो उसी कॉन्सेप्ट का देखिए, इसको समझ लें, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके यहाँ से थीटा निकाली जाएगी। तो देखिए कैसे निकाली जाएगी, देखिए ये ऐसे निकाली जाएगी। अब यहाँ से ये लेंगे थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ लिख देते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू
एक साइड R1 है, दूसरा R2 है। cos थीटा इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। डी मतलब इसके ये जो है डी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर होगा ना, प्लस 2R1 R2। ये क्या आ गया? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल आ गया। ये क्या आ गया? एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल का ये फार्मूला आ गया, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल। ठीक है, तो इसको जो है देख लीजिए आप। अब क्या है कि ये कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल क्या होता है, मतलब अगर दोनों कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल या कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब परपेंडिकुलरिटी यानी इनके बीच का एंगल क्या हो जाए? थीटा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल क्या होता है? इफ थीटा इक्वल टू क्या हो? 90, तो वही होता है कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल। अगर थीटा क्या हो जाए? 90 हो जाए। तो देखिए वहाँ अगर थीटा 90 रखेंगे तो वहाँ से क्या निकल के आएगा? अगर यहाँ थीटा 90 रखेंगे, cos 90 कितना होता है? तो हम लोग को पता है cos 90 0 होता है। तो यहाँ अगर 0 हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। तो भाई सुनो यार, अगर cos 90 0 रखोगे तो ये 0 हो गया, इधर इसका मल्टीप्लाई करोगे ये भी ख़त्म हो गया। तो आ क्या जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल। रेडियस का, दोनों सर्कल के रेडियस के स्क्वायर का सम डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के स्क्वायर के इक्वल होगा। किस पे? ऑर्थोगोनल पे। और अगर सर्कल क्या लिया जाए, ये देखिए कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल में अगर हम सर्कल ले रहे हो, क्या दूसरा ये वाला जनरल फॉर्म ले रहे हो, इफ सर्कल जो है हमारा, इफ सर्कल्स जो हैं पहला हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा हो एक्स स्क्वायर, ये आपका मान लीजिए S1 सर्कल है, ये S2 सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल इसका कैसे निकालेंगे यार? तो इसका बहुत भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसका कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल ऐसे निकलेगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या? g1 g2 प्लस f1 f2 इक्वल टू c1 प्लस c2। c1 प्लस c2 क्या है? ये कांस्टेंट टर्म, और g1 g2 तो आप समझ रहे हैं, उसके सेंटर का, उससे वैल्यू कंपेयर करके निकाल लेंगे। अरे सेंटर है, सेंटर तो होता है माइनस जी माइनस एफ, तो वही g और f वही वाली वैल्यू है। तो यहाँ से और भी क्या आ जाएगा? g1 g2 f1 f2 डिवाइड बाई c1 प्लस c2, c1 प्लस c2 बाई 2। ये भी आ गया कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल। ठीक है, कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनल सर्कल, इस सर्कल का मतलब जो हमारा ये, तो ये भाई ये किसी सर्कल के लग सकता है। दो सर्कल हों जिनके रेडियस निकाला गया हो, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर, तो ये लगा सकते हो, या जी और एफ के फॉर्म में ये लगा सकते हो, और उस फार्मूले का यूज करके एंगल निकाल सकते हैं। तो अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन इस पर आ रहे हैं जेईई मेंस में। तो देखिए जो हमारा इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, पहला क्वेश्चन जो है इस पे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बात करें अगर, कह रहा है एंगल बिटवीन द सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, एंगल बिटवीन द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 11 इक्वल टू 0। दूसरा दिया हुआ है एंड एस डैश दिया है, एस डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x
उसके बाद 8y प्लस 13 इक्वल टू 0 इज। तो इसमें देखिए क्या है, ऑप्शन दिया हुआ है तो ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, मुझे जितना आएगा वो देख लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। तो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपान 2r1 r2 यही होता है। तो इसी का यूज करने हम लोग जा रहे हैं। तो पहले यहाँ के सेंटर निकालना पड़ेगा। देखिए S का सेंटर निकालना है तो डायरेक्ट निकालना है, ज़्यादा इसमें टाइम बर्बाद नहीं करना। ये क्या हो जाएगा, देखो g की वैल्यू आएगी -2 तो +2 में लेंगे, f की वैल्यू आएगी +3 तो -3 में लेंगे। ये सेंटर हो गया, इसकी रेडियस r1 मान लो, स्मॉल r1 लिख सकते हो चाहे कैपिटल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। अंडर रूट क्या होगा, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 11। अरे c की वैल्यू है 11, तो ये देखो ऐड करने पे 13 आया। 13 ऐड अगर कर रहे हैं तो ये आएगा कितना, 13 माइनस 11 तो कितना आ जाएगा टोटल, √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √2। उसी तरह से अगर s डैश की बात करेंगे, s डैश के सेंटर की, तो देखिए ये 1 आएगा, -1 लेंगे g की वैल्यू +1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगी +4 तो -4 ले लेंगे, और सेंटर इसका निकालेंगे, और वो सॉरी रेडियस निकालेंगे। सेंटर हो गया, रेडियस निकालेंगे, क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 1, इसका 16, अरे यार स्क्वायर करो 1 और 16 और माइनस का यहाँ रख देंगे 13, तो ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 13 यानी √4 यानी कितना आ गया, 2 आ गया। रेडियस इसका कितना आ गया, 2, और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर यानी d लिख लेते हैं। d कैसे निकालेंगे, ये 2 - 1 का होल स्क्वायर -3 है, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इतने का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आया 1 और वो भी 1 आएगा, तो कितना √2, डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, √2। तो अब हम वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व करेंगे इसमें। तो जो हमारा cos थीटा आ जाएगा, cos थीटा r1 की वैल्यू कितनी है, इस r1 की वैल्यू है आपकी √2, तो √2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो r1 की वैल्यू कितनी है, √2, तो रख दो या तो √2, r2 की वैल्यू कितनी है 2, उसका बाद यहाँ d की वैल्यू भी क्या है √2 डिवाइड बाई 2r1, r1 कितना है √2, r2 कितना है r2 कितना है 2 है। तो देखें यहाँ से क्या हो जाएगा यार, ये हो जाएगा 2, ये 4, ये भी -2 हो जाएगा, और ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा 4√2 दिख रहा है यार, हाँ, और यहाँ पे ये कट गया तो 4/4√2, तो ये कट गया 1/√2। 1/√2 कॉस में किसकी होती है, 45 में। ये देखिए cos थीटा कितना आ गया हमारा, यहाँ लिख देते हैं cos थीटा आ गया 1/√2 यानी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45, क्योंकि 1/√2 cos 45 की वैल्यू होती है। तो इस तरह से दो सर्कल के बीच का क्या निकाल सकते हैं, उनके इंटरसेक्शन पे जो एंगल बन रही है वो निकाल सकते हैं। दूसरा देखिए इस पे क्या क्वेश्चन आया है, दूसरा क्वेश्चन है, लेट क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट C1 एंड C2 बी द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए ये भी JEE मेंस 2019 का क्वेश्चन है। लेट C1 एंड C2 बी द सेंटर ऑफ सर्कल्स x² + y² -2x - 2y - 2 = 0। ये हो गया, एंड दिया दूसरा y² - 6x - 6y + 14 = 0 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ P and Q are the point of intersection of the circle of these circles,
then the area of quadrilateral क्या है, PC1QC2, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है PC1QC2 का, और ऑप्शन दिया हुआ है। क्या है पहली चीज, देखिए कह रहा है इफ C1 C2 विद द सेंटर ऑफ सर्कल दिस एंड दिस, इफ P एंड Q आर क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्कल देन एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल दिस। तो देखिए क्या है, यानी इसका मतलब ये सर्कल क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस तरह इंटरसेक्ट कर रही हो, इसका सेंटर C1 है, इसका C2 है, तो यहाँ मिला लिया जाए, यहाँ मिला लिया जाए ये, और देखिए यहाँ पे कह रहा है इंटरसेक्शन P है, यहाँ पे क्या है Q है, यहाँ मिला लिया जाए, तो देखिए क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, तो इसी का एरिया पूछा गया है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट लग सकता है। पहला तो आप क्या करोगे, दोनों का अगर इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे, सर्कल, दोनों सर्कल के इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया है, तो ये पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ए, और अगर हम इसको ज्वाइन कर लें तो देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ये पॉइंट पता चल गया, और सेंटर तो निकाल ही लोगे, तो उसी तरह से ये पॉइंट पता रहेगा, तो आपको एक ट्रायंगल ये बन गया PC1C2 और QC1C2, दोनों का एरिया निकाल के ऐड कर ले, क्वाड्रिलेटरल का आ जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा दिक्कत होगी उसमें। या एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है, देखिए तरीका कई सारा है। अगर हम लोग इसके दो सर्कल के कॉमन कार्ड का इक्वेशन निकाल लें, कॉमन कार्ड का इक्वेशन, और सुनिए इसके सेंटर से इस पे लेंथ डाल लें, ये निकल जाएगा, ये निकल गया, ये निकल गया, बस। अरे भाई, अरे यहाँ से क्या मैं कह रहा हूँ यार, कॉमन कार्ड का इक्वेशन निकला, इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला आ गया, उसी तरह उसके सेंटर पे परपेंडिकुलर ये वाला आ जाएगा। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये वाला, अगर यहाँ पे m मान लें तो ये वाला और ये वाला इक्वल हो, तो ये निकाल ली, ये निकाल ली, अब ये ट्रायंगल इसका निकाल के ऐड कर दें, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, इंटरसेक्शन का सर्कल का पढ़े, कुछ उसका यूज करेंगे। मैं कह रहा हूँ ये तीन तरीक़ों से हो सकता है। पहला इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के, दूसरा इसके सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर, कार्ड का पहले इक्वेशन निकाल लेंगे, कैसे निकालते हैं अभी हम इसके आगे जब पढ़ेंगे वो कॉमन कार्ड का इक्वेशन दो सर्कल के, तो उसमें ये क्वेश्चन वहाँ फिर दोबारा बताएंगे। तो पहले यहाँ जो जिस कॉन्सेप्ट से बताने वाले हैं उसकी बात करते हैं। देखें यहाँ पे हम लोग ये देख लें कि कहीं ये वाला जो एंगल है वो 90 तो नहीं है। अगर 90 होगा तो हमारा काम क्या होगा, ख़त्म। इस वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल के क्या कर देंगे, दो का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे पता चलेगा यार, ये चेक करते हैं ना, 2G1G2 प्लस 2F1 सॉरी 2 तो बाहर ही ले लिया, F1 F2 इक्वल टू C1 प्लस C2। जल्दी से रखें, 2 G1 की वैल्यू क्या है यहाँ, G1 G की वैल्यू की बात करें, देखिए माइनस G माइनस F होता है, तो यहाँ पे G कितना आएगा, G आएगा, G कितना आ रहा है -1, लेकिन हमको क्या है, सेंटर क्या होता है माइनस G माइनस F, तो यहाँ पे -1 आएगा, प्लस लेंगे 1, इसकी कितनी आ रही है यार, कहाँ गया, यहाँ इसकी आ रही है 3, तो माइनस का 3 आएगा, माइनस G माइनस F होता है ना, तो माइनस करेंगे, देखिए -1 आएगा, G की वैल्यू आएगी -1, लेकिन माइनस G माइनस F सेंटर होता है, वो सेंटर के अकॉर्डिंग ली गई है, तो ये हो गया। उसी तरह से ये भी कितना आएगा 1, अरे क्या F1 y का कोफिशिएंट डिवाइड बाई 2 -1 आएगा, लेकिन +1 लेंगे, क्यों +1 लेंगे, पता है क्या है, माइनस G माइनस F होता है, वहाँ 3 हो गया। C1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे -2, C2 वैल्यू कितनी है 14, तो देखिए ये 3 + 3 और ये हो गया 12, तो ये कितना आया 12 = 12, यानी ये क्या हो रहा है 12 = 12 का मतलब ये इंटरसेक्ट कर रही है ऑर्थोगोनली, ये इसका मतलब ये कितना है 90 है। तो बस हमें क्या पता चल जाए, 90 पता चल जाए ये वाली, तो रेडियस निकाल लें किसका, दोनों सर्कल का। तो C1 वाला सेंटर का रेडियस निकालें, देखिए C1 वाले सेंटर का रेडियस निकालेंगे, तो C1 वाले सर्कल का सेंटर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ होता है क्या -c, और यहाँ c की वैल्यू क्या दिया है -2, तो प्लस हो जाएगा 2, यानी ये 4, यानी कितना आ गया 2 आ गया। तो ये C1 का रेडियस 2 आ गया। C2 का रेडियस निकालेंगे तो क्या होगा, इसका देखिए 9
इसका भी 9, अरे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 9। जल्दी जल्दी देखो करना हो, ये सब तुमको पता है कि सेंटर कैसे निकालेंगे। अगर आप शुरू से देखते आ रहे हो तो यहाँ ये तो है नहीं कि बीच से देख रहे हो, पीछे से ही देखते आ रहे हो। सेंटर निकालना, रेडियस निकालना कितना आसान है आप जान ही रहे हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो 9 9 और यहाँ पे -14 कर देंगे तो ये भी कितना आ गया √4, यानी कितना आ गया 2 आ गया। अब एरिया निकालेंगे इसका और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा PEC1 C2 हाफ बेस भी ले लो 2 और हाइट 2, बेस इंटू हाइट 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 2 आ गया किसका, इसका। उसी तरह नीचे भी है तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऊपर लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कौन सा पूछा गया था, कौन सा क्वाड्रिलेटरल था ये PEC1QC2 इक्वल टू 2 × 2, 2 × 2 का मतलब इसका 2 आया है एरिया, उसका भी 2 आएगा। 4 स्क्वायर यूनिट, 4 स्क्वायर यूनिट आ गया आपका किसका, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया। तो इस तरह से इसका भी यूज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को और तरीक़ों से कर सकते हैं, तो अगली वीडियो में हम उसकी बात करेंगे। तो देखें जो हमने इसमें क्वेश्चन सीट दे रखा है उसको लगा लेना यार, पहले शुरू से बताते आ रहे हैं। 102 क्वेश्चन है और उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन है, ठीक ठाक क्वेश्चन उसको कर लोगे तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।